ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लावण्य, तुम्हारे पास अष्टाध्यायी सहज बोध है क्या? साउंड नहीं आ रहा आपका। नहीं, अष्टाध्यायी सहजबोध का वो भाग अरुणिका ताई के पास है। चल ठीक है। वो मैं आज जो कवर करने वाला हूँ बाद में किताब से एक बार रिवाइज कीजिए। अष्टाध्यायी सहज बोध द्वितीय भाग, द्वितीय भाग के तृतीय पार्ट से हम पढ़ने वाले हैं। अष्टाध्यायी सहज बोध के फर्स्ट टू लेसन्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट टू लेसन्स इत संज्ञा का सूत्र और धात्वादेशः सः नोणः इदितोणं धातोः उपधायां च, तो धातुओं के सामान्य कार्य ये सब पढ़ चुके हैं। और पद निर्णय अणुदातंगित आत्मनेपदम त्वरितंगितः कर्तव्यप्राय क्रियाफल ये सब पढ़ चुके हैं। और फर्स्ट लेसन में धातुओं का विभाग भी दिया गया है, हम देखेंगे। और सेकंड लेसन में दूसरा पार्ट में संधि कार्य दिया गया है। संधि कार्य हम अध्ययन कर चुके हैं। तो दूसरा भाग का तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट से शुरू करेंगे। तो आर्ध धातु के प्रत्ययों के लिए पंचोपांग कार्य। तो देखिए, हम पहले पढ़े हैं कि धातुओं को औपदेशिक धातु और आतिदेशिक धातु, इन दो भागों से हम डिवाइड कर सकते हैं। औपदेशिक धातु मतलब पाणिनि ऋषि के धातु पाठ में जो धातु दिया हुआ है वो औपदेशिक धातु। आतिदेशिक धातु सनादि प्रत्ययों को जोड़ के मूल धातु से सनादि प्रत्यय सन क्यच काम्यच क्यश क्यंग क्विप निंग इयंग 12 प्रत्यय है। इन प्रत्ययों को जोड़ के जो धातु बनता है उसको आतिदेशिक धातु कहते हैं। हम्म। सनादि प्रत्यय 12 होते हैं। और अ, धात्वधिकार में धातुओं में लगने वाले प्रत्यय दो प्रकार के हैं। धातुओं से हम तिंग प्रत्यय को जोड़ सकते हैं या कृत प्रत्यय को जोड़ सकते हैं। धातुओं से जब तिंग प्रत्यय को जोड़ते हैं सीधा हमको पद मिल जाता है, सुप्तिंगंतम पदम। धातुओं से जब कृत प्रत्यय को जोड़ते हैं हमको क्या मिलता है? प्रातिपदिक। प्रातिपदिक। उसका सूत्र क्या है? कृत तद्धित समासाश्च। कृत तद्धित समासार्च। सो कृदंत शब्द, तद्धितांत शब्द और समासांत ये सब प्रातिपदिक होते हैं। इनको प्रातिपदिक संज्ञा मिलता है। तो धातुओं से जब तिंग प्रत्यय को जोड़ते हैं, तिंग प्रत्यय को हम सार्वधातुक तिंग प्रत्यय और आर्धधातुक तिंग प्रत्यय, ऐसा दो भाग, तिंग शित सार्वधातुकम। सो तिंग प्रत्यय धातुओं से जब तिंग प्रत्यय को जोड़ते हैं लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार, इन चारों लकारों में हमको धातु के सामने सार्वधातुक प्रत्यय मिलते हैं। हम्म।
और बाकी लकारों में लुट लकार, लृट लकार, ऋंग लकार, हम्म, लुट लकार, लृट लकार, ऋंग लकार, आशीर्लिंग लकार, लुंग लकार, लिट लकार। हाँ, इधर सब में आर्द्र धातु को प्रत्यय मिलेंगे। खास करके लिट लकार और आशीर्लिंग लकार, आशीर्लिंग लकार में या इन चारों लकारों को छोड़ के, लट लोट विधिलिंग अनद्यतने लंग, इनको छोड़ के बाकी लकारों में आपको आर्द्र धातु के प्रत्यय मिलेंगे। और जब धातु से कृत प्रत्यय को जोड़ते हैं, इन कृत प्रत्ययों को भी दो भागों में हम विभाग कर सकते हैं, सार्वधातुक कृत प्रत्यय और आर्द्र धातु का कृत प्रत्यय। सार्वधातुक कृत प्रत्यय ही हम पिछले 2-3 हफ्ते में पढ़े हैं। शत्रु शाणच प्रत्यय, छाणश प्रत्यय, शाणन प्रत्यय, कश प्रत्यय और श प्रत्यय, इन सब का तिंशित सार्वधातुकम, इस सूत्र से इन सभी प्रत्ययों का सार्वधातुक संज्ञा प्राप्त होती है। सभी आर्द्र धातु का संज्ञा, आर्द्र धातु का प्रत्यय का, आर्द्र धातु का एक संज्ञा सूत्र है। आर्द्र धातु का प्रत्यय का इस सूत्र का अ, आर्द्र धातु को संज्ञा देने वाला सूत्र क्या है उसको हम देखेंगे। तो ये सूत्र बहुत ही सिंपल है। आर्द्र धातुकम शेष है, आर्द्र धातुकम शेष है, सूत्र संख्या 34114। आर्द्र धातुकम शेष है, तिंग प्रत्ययम विहाय, षित् प्रत्ययम विहाय च धातुभ्यः विहिताः अन्ये प्रत्ययाः आर्धधातुक संज्ञकाः भवन्ति। धातु से लगने वाले तिंग प्रत्यय को छोड़ के और षित् प्रत्यय को छोड़ के बाकी अन्य प्रत्ययों को आर्धधातुक संज्ञा होती है। धातु से जब लिट लकार के प्रत्यय होते हैं, लिट लकार के लिए विशेष सूत्र है, लिट छह सूत्र। लिट छह सूत्र से लिट् लकारस्य तिङ् प्रत्ययाः साक्षात् आर्धधातुकाः सन्ति। हाँ, तो लकार के स्थान पर तिङ् प्रत्यय आते हैं, पर लिट् लकार में जो लकार के स्थान पर तिङ् प्रत्यय आते हैं उनके लिए साक्षात आर्धधातुक संज्ञा मिल जाती है। ये विशेष सूत्र है लिट् लकार। हाँ, और आशीर्लिंग लकार में भी आशीषी, हाँ, आशीषी च, ये सूत्र देखिए। हाँ, आशीषी नहीं, हाँ, आशीषी लिंग, हाँ, लिंगाशिषि, ये सूत्र। आशीर्लिंग लकारस्य प्रत्ययाः साक्षात् आर्धधातुकाः सन्ति। तो लकार के स्थान में ही सभी तिंग प्रत्यय आदेश होते हैं। तो तिंग प्रत्यय सभी सार्वधातुक संज्ञा प्राप्त होते हैं तिंशित सार्वधातुकम इस सूत्र से। पर लिट लकार और आशीर्लिंग लकार, इन दो लकारों के लिए ये दो विशेष सूत्र है, लिट छ और लिंगाशिषि। लिट छ और लिंगाशिषि, इन दो सूत्रों से लिट लकार के प्रत्यय, लिट लकार के तिंग प्रत्यय और आशीर्लिंग लकार के तिंग प्रत्यय
इनको आर्धातुक संज्ञा प्राप्त होते हैं। ये सब सूत्र अब देखिए एक साथ है। तिंशित सार्वधातुकम, उसके बाद कौन सा सूत्र? आर्धातुकम शेषः। मतलब तिंग प्रत्यय को छोड़ के और शित प्रत्ययों को जो छोड़ के बाकी जो भी प्रत्यय जो धातु से हम जोड़ते हैं, जो जो धातु से जोड़ते हैं, उन प्रत्ययों को आर्धधातुक संज्ञा प्राप्त होती है। तो प्रातिपदिक से भी हम बाकी प्रत्यय जोड़ते हैं, उसके बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं। तो धातु धातु से जोड़ते हैं, तिंग और शित प्रत्यय को छोड़ के बाकी अन्य प्रत्ययों को आर्धधातुक संज्ञा प्राप्त होती है। और लिट लकार और आशीलिंग लकार के प्रत्यय भले ही वो तिंग प्रत्यय है, पर उनको आर्धधातुक संज्ञा प्राप्त होती है। तो तीन सूत्र हम पढ़ लिए। आर्धधातुकम शेषः, लिट च और लिंगाशिषि। हाँ, ये तीन सूत्र पढ़े हैं। और आप किताब में देख सकते हैं पेज नंबर 90। पेज नंबर 90 में तिंग प्रत्यय और कृत विकर्ण प्रत्यय से भिन्न सनादि धातु प्रत्यय, उसके बारे में अ, एक पेज में दिया हुआ है, वो खुद आप पढ़ सकते हैं। दो तीन विषय में बताता हूँ। तिंग कृत और विकर्ण से भिन्न सनादि प्रत्यय। सो उदाहरण देखिए, 315। तीसरे अध्याय के शुरुआत में गुप्तिच किद्यसन, गुप्तिच किद्यसन। और उसके बाद मान बददान शानब्यो दीर्घ चाभ्यासस्य। इन गुप धातु, तिज धातु और कित धातु, एतेभ्यो धातुभ्यः सण प्रत्ययो भवति। और इसके अगले सूत्र देखिए, मान बददान शानब्यो दीर्घ चाभ्यासस्य, माण पूजायां बद बंधने दान अवकंडने शाण अवतेजने। इत्येतेभ्यो धातुभ्यः सण प्रत्ययो भवति। अभ्यासस्य च इकारस्य दीर्घादेशो भवति। अभ्यास के इकार को दीर्घादेश भी होगा। तो इन दो सूत्रों से सन प्रत्यय कुछ धातुओं को मिलता है। ये जो सन प्रत्यय है ना, ये जो सन प्रत्यय धातु हो अधिकार के अंदर नहीं है। धातु हो अधिकार के अंदर नहीं है, क्योंकि धातु हो अधिकार 317 से शुरुआत हो रहा है। प्रभु जी बीच में नेटवर्क नहीं था तो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा। हाँ, आपके आपके इधर से नहीं, हमारे इधर से। तो हम्म। हाँ, कब तक सुने आपने? लिंगा शीशी। ओके, ठीक है। हाँ, फिर से बताता हूँ। पेज नंबर 91 से शुरू करते हैं। पेज नंबर 91। पेज नंबर 92। सब जब धातु से हम आर्ध धातु के प्रत्यय को जोड़ते हैं, आर्ध धातु के प्रत्यय को जोड़ने में पंचोपांग कार्य, पंच उपांग कार्य, वो जो कार्य करते हैं वो पांच कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्रथम उपांग है प्रत्यय आदेश। हाँ, प्रत्यय आदेश। सो अष्टाध्यायी में प्रत्यय आदेश के प्रकरण में इस प्रकार है। हाँ,
तो पहले जब धातु से लकार को जोड़ते हैं, लकार को कौन सा सूत्र से, लस्य सूत्र से धातु से लकार को जोड़ते हैं, और लकार के स्थान पर तिप्तस जी सिप्तस्त मिप्वस्मस त आताम ज तास आताम द्वम ईड वगी महीन, लकार के स्थान पर ये आदेश होते हैं। तो ये प्रथम उपांग है, जो प्रत्यय आदेश, लकार के स्थान पर जो प्रत्यय का आदेश होते हैं। और इन तिंग प्रत्ययों के स्थान पर कुछ विशेष आदेश होंगे, वो उस प्रकरण में वो देखेंगे। पहला धातु से लकार, और लकार के स्थान पर तिंग आदेश होते हैं, तिंग प्रत्यय का आदेश, ये पहला उपांग है। उसके बाद द्वितीय उपांग है धात्वादेश। धात्वादेश जैसे हम सार्वधातुक प्रक्रिया में हमने देखे हैं, पा धातु का सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर पा धातु का पिब आदेश होता है। कुछ धातुओं के लिए, पा धातु के लिए पिबा आदेश होता है, दमा धातु के लिए दमा आदेश होता है, स्था धातु के लिए तिष्ठति रूप होता है ना, स्था धातु के लिए। हाँ, स्था गति निवृत्तव का तिष्ठति रूप। इस तरफ सार्वधातुक प्रत्यय होने परे होने पर कुछ धातुओं के लिए विशेष धातु आदेश होते हैं। उसी तरह आर्ध धातुक प्रत्यय परे होने पर कुछ धातुओं के लिए विशेष धात्वादेश होते हैं। ये पेज नंबर 93 में देख सकते हैं, पेज नंबर 93 और 94 में उन धातुओं का सूत्रों को संक्षेप में अध्ययन करते हैं। ये आर्धधातु का प्रत्यय परे होने पर जो धात्वादेश होते हैं, उसका प्रकरण है 2435 से लेकर 2457 तक। ये देखिए 2435, ये आर्ध धातु के, ये अधिकार सूत्र है, आर्ध धातु का इत्यधिकारोयम। और ये जो अधिकार सूत्र कब तक है, 2458 तक, 2458 तक। तो इसके अंदर जो सूत्र हैं, आर्ध धातु के प्रत्यय परे होने पर इन सूत्रों से बताए हुआ कार्य बताया जाएगा। तो इसमें जो मेन सूत्रों को हम देखेंगे। तो 2452 देखिए, अस्तेर्बूहु। अस्तेर्बूहु, अस्तेर धातुर भू इत्ययम आदेशो भवति। आर्ध धातु के अस धातु, असभुवि नाम के एक धातु है, शायद अदादिगण के धातु है। अस धातु को आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर इसको भू आदेश होता है। अस धातु को भू आदेश होता है। इसीलिए आपको क्या, भविता रूप, भवितुम रूप, भवितव्यम, ये सब तव्यत प्रत्यय, हाँ, या तुमुन प्रत्यय, ये सब आर्ध धातु का कृत प्रत्यय है। तो अस धातु से आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर अस धातु को भू आदेश होगा। और उसके बाद देखिए ब्रुवो वचिहि, ब्रुवो वचिरादेशो भवति आर्ध धातु का विषये। ब्रू व्यक्तायाम वाची, ब्रू वक्तायाम वाची, ये ब्रू धातु को आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर वच आदेश होगा। वच आदेश होगा। तो इसीलिए आपको क्या रूप मिलता है, वक्ता, वक्तुम, वक्तव्यम। ये सब रूप आपको मिलता है ब्रुवो वचिहि। और
तीसरा सूत्र है चक्षिंग क्याई। तो चक्षिंग धातु है। चक्षिण धातु को आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर आ, शाई आदेश होता है। चक्षिंग क्याय आदेशो भवति आर्ध धातु के। अरे क्याय आदेश होगा, इसीलिए आपको क्या रूप होगा? आख्याता, आख्यातुम, आख्यातव्यम। इस तरफ आपको रूप मिलेगा। और उसके बाद देखिए अजेर्य गयपोहो। अजेर्य गयपोहो। अजेर धातुर, अजेर धातुर वीत्ययम आदेशो भवति आर्ध धातु के परतो घञ्यपो वर्जयित्वा। सो घञ प्रत्यय और अप प्रत्यय, ये दो प्रत्यय आर्ध धातु का प्रत्यय है। पर ये दोनों सिर्फ ये दो प्रत्यय को छोड़कर, घई अप को छोड़कर शेष सारे आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर अज धातु को वी आदेश होगा। अज धातु को वी आदेश होगा आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर घय प्रत्यय और अप प्रत्यय को छोड़ के। हाँ, तो इसीलिए आपको वेता, वेतुम, वेतव्यम, हम्म, वेता, वेतुम, वेतव्यम, ऐसा रूप मिलेगा। तो जब घय प्रत्यय और अप प्रत्यय परे होने पर अज धातु को आदेश नहीं होगा, अज ही रहेगा। ये चौथा सूत्र। हाँ, क्या क्या पढ़े हैं? अस्थिर भूहु, भ्रुवो वचिहि, चक्षिंग क्याय और अजेर्य गयपोहु। हम्म, और उसके बाद देखिए आदेच उपदेशे शिति। ये जो आर्ध धातु का धात्वादेश अधिकार, आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर धातु को जो आदेश होते हैं, इसका इसको दो अधिकार में आता है। एक 2435, सॉरी 2435 से लेके वो जो अधिकार में आता है, और दूसरा है 6145। ये सूत्र देखिए। आदेच उपदेशे शिति, आदेच उपदेशे शिति। तो ये जो सूत्र बहुत एक्सटेंसिवली उपयोग होगा। सारे येजंत धातु, येजंत धातु, ये, हाँ, येज प्रत्याहार, ये वो आई औ, सारे येजंत धातुओं को आ अंतादेश होगा आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर। हम्म, पर ये जो आदेश है शित प्रत्यय परे होने पर नहीं होगा। शित प्रत्यय परे होगा तो सारे एजंत धातुओं को आ अंतादेश होता है। यह आदेश शित प्रत्यय परे होने पर नहीं होता। तो इस सूत्र में अर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर ऐसा नहीं बताया गया है। सारे एजंत धातु को आ अंतादेश होगा। शित प्रत्ययों को छोड़ के बाकी सभी प्रत्यय, शित प्रत्ययों को छोड़ के सब बाकी सभी प्रत्यय परे होने पर एजंत धातुओं को आ अंतादेश होगा। जैसे देखिए ग्लई, ग्लई धातु। तो ग्लई धातु को ग्ला आदेश, आई का आकार आदेश होगा। अ, प्रत्यय क्या है इधर? आई थिंक त्रिच प्रत्यय है। ग्ला, त्रिच प्रत्यय, इसीलिए ग्लाता ऐसा रूप होगा। ग्लातुम, ग्लातव्यम, तुमुन प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, ग्लातव्यम। शो धातु को हाँ, वोकार को आकार अंतादेश, निशाता, निशातुम,
निशातव्यम। हम्म, इस तरफ जो आदेच उपदेशेशिति। हाँ, तो उपदेशेशिति, उपदेश शब्द को क्यों प्रयोग किए हैं? क्योंकि उपदेश अवस्था में जो धातु है, आतिदेशिक धातुओं के लिए नहीं, उपदेश अवस्था में जो धातुओं हैं वो उस तरफ के एजंत धातुओं को आकार अंतादेश होता है। तो आदेश उपदेशेशिति, ये सूत्र समझ में आया आपको? जी प्रभु जी। और उसके उसके बाद देखिए, हाँ, किताब रहेगा तो एक बार किताब से पढ़ के रिवाइज कर लीजिए, तो एटलीस्ट एक किताब कॉपी रहेगा तो अच्छा रहेगा। और ब्रजो रोपदयो, ब्रजो रोपदयो रमणीयतरस्याम, ब्रजो रोपदयो रमणीयतरस्याम। आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर ब्रज धातो हो रेफस्य तथा उपधा वर्णस्य विकल्पेन रम इति आगमः भवति। सो दिस स्पेसिफिकली, आपको सुनाई दे रहा है कि आपका वीडियो बंद हो गया? जी प्रभु जी सुनाई दे। ओके। सो ब्रज धातु, ब्रज अस्य धातोः रेफस्य तथा उपधावर्णस्य इत्युक्ते सकारस्य आर्धधातुकप्रत्यये परे विकल्पेन रम् इति आगमः भवति। सो रम् अयं मित् आगमः अस्ति, अतः मितचोन्त्यात् परः इत्यनेन अयम् अन्तिमस्वरात् अनन्तरम् आगच्छति, अंतिम स्वर के बाद आएगा। अत्र मकारः इत्संज्ञकः, अकारश्च उच्चारणार्थकः अस्ति, अतः प्रयोगे केवलं रेफ इत्येव दृश्यते। यद्यपि रम् इति आगमः अस्ति, तथापि अस्मिन् सूत्रे स्थाणिनौ स्पष्टरूपेण निर्दिष्टौ स्तः। अतः अस्मिन् आगमे कृते निर्दिष्टयोः स्थाणिनोः लोपः भवति। इत्युक्ते वर्तमानसूत्रेण ब्रज्ज इत्यस्य रेफ सकारयोः लोपं कृत्वा रेफ इत्यस्य आगमः विधीयते। हाँ, सो ब्रज में रेफ और सकार को आपको लोप भी करना पड़ेगा। सो ब्रज धातु में देखिए, बकार बकार, रेफ अकार सकार जकार। सो रेफस्य लोपः सकारस्य लोपः, रेफ और सकार का लोप कीजिए तो बकार अकार जकार। और अभी अंतिम अच के बाद रम आगम करना है। रम आगम करेंगे तो क्या होगा? बर्ज। तो ब्रज धातु को आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर, ब्रज धातु को तुमुन प्रत्यय परे होने पर रमागम करके क्या आएगा? बर्ज प्लस तुम। उसके बाद जो अंग कार्य वगैरह करके बर्ष्टुम, ऐसा रूप, बर्ष्टुम। ब्रज धातु को या भ्रष्टुम, ऐसा रूप। When followed by an ardhatuka pratyay, ref and the upada varna of the verb root gets the ramagam. तो ब्रजो रोपदयो रमण्य तरस्या। और उसके बाद देखिए, अतो लोपः, अकारांतस्य आर्धधातुके लोपो भवति। सो आर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर उपदेश अवस्था में जो अदंत अंग है, जो अदंत धातु है, तो उस धातु के
अंतिम ह्रस्व आकार को लोप होता है। अतो लोपः सूत्र से आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर। सो आर्ध धातु को उपदेश काले में जो अदंत है उस धातु को अत का लोप होता है आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर। तो इसमें उपदेश अवस्था में ऐसा नहीं कहा गया है, इसीलिए आपको सनंत धातुओं के लिए भी ये लोप हो जाएगा। तो उदाहरण देखिए, हाँ, चिकीर्ष। चिकीर्ष ये सनंत धातु है। चिकीर्ष मतलब क्या है? कर्तुम इच्छा। चिकीर्षा मतलब कर्तुम इच्छा। तो चिकीर्ष ये सनादि धातु है। हाँ, सनंत धातु है, सनंत धातु है। चकीर्ष धातु में जब आर्ध धातु को प्रत्यय जोड़ते हैं, जो अंतिम जो आकार को लोप करना है, इसीलिए चिकीर्षिता, चिकीर्षितुम, चिकीर्षितव्यम। तो आर्ध धातु के प्रत्यय परे होने पर अदंत धातु के अंतिम ह्रस्व आकार को लोप करना है, वही सूत्र का अर्थ है अतो लोपः। और उसके बाद देखिए, यस्य हलः, हल उत्तरस्य य शब्दस्य आर्ध धातु के लोपो भवति। हल से परे जो यकार उसका लोप होता है आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर। हल वर्ण से परे जो यकार को आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर लोप होगा। सो उदाहरण देखिए, अ, बेबिद्य ऐसा धातु है। बेबिद्य ये आतिदेशिक धातु है। इसमें अंतिम में यकार है। ये जो यकार है हल के बाद है। तो बेबिद्य धातु को जब आर्ध धातु के प्रत्यय से जोड़ते हैं, इस यकार का लोप होगा। इसीलिए यकार को लोप होके क्या रूप मिलता है? बेबिदिता, बेबिदितुम, बेबिदितव्यम, ऐसा रूप मिलता है। बेबिदिता, बेबिदितुम, बेबिदितव्यम। तो बेबिद्य ये आतिदेशिक धातु है। उस यकार का आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर यकार का लोप होता है। और क्यस्य विभाषा, क्यस्य हल उत्तरस्य विभाषा लोपो भवति आर्ध धातुके। क्यस्य हल से परे जो क्यच प्रत्यय और क्यंग प्रत्यय, क्यच प्रत्यय और क्यंग प्रत्यय दोनों को यह क्य शब्द निर्देश करता है। क्योंकि क्यच प्रत्यय और क्यंग प्रत्यय इन दोनों में इत्संज्ञा लोप होने के बाद क्या बचेगा? क्य ही बचेगा। सो क्य मतलब क्यच प्रत्यय और क्यंग प्रत्यय। तो ये दोनों ये सनादि प्रत्ययों के अंदर आता है, जो 12 प्रत्यय के अंदर। सो हल से परे जो क्यक, क्यच और क्यंग, इनका विकल्प से लोप होता है आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर। ये भी आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर जो धात्वादेश जो कार्य होता है, ये इसके अंदर अंतर्गत है। ये सब सामान्य कार्य है। और कृपोरोलः, कृपोरोलः सूत्र। कृपोरोलः इधर नहीं है। कृप धातु के रेफस्य स्थान पर लकार आदेश होता है। कृपोरोलः ये विशेष सूत्र है 82। कृपेर धातु रेफस्य लकारादेशो भवति। इसमें आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर ऐसा नहीं कहा हुआ है। कृप धातु को रेफ को लकार आदेश हो जाता है, इसीलिए आपको रूप क्या है? चक्लुप्ते। हाँ, चकृप धातु को
ये प्रत्यय परे होने पर चक्लुपे, तो रेफ को लकार आदेश हो गया। सो कृपोरोल है। सो ये सब आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर जो धात्वादेश होता है, ये सब इसका उदाहरण है। अस्तेर्बूः भ्रुवो वचिः, चक्षिंगः क्याय, अजेर्य गयपोः, आदेच उपदेशे शिति, ब्रज्जो रोपदयो रमण्यतरस्याम्, अतो लोपः यस्य हलः क्यस्य विभाषा कृपोरोलः। सो पेज नंबर 93 और 94 इसमें आप पढ़ सकते हैं। और आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर जो तृतीय उपांग है, इडागम। इडागम, ये इडागम का विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो जब धातु से कोई भी आर्ध धातु का प्रत्यय लगता है, तब उस आर्ध धातु प्रत्यय के पूर्व में कभी भी विकर्ण प्रत्यय नहीं बैठता। आर्ध धातु के प्रत्यय के पूर्व में विकर्ण प्रत्यय नहीं होता है, क्योंकि विकर्ण प्रत्यय आपको सार्वधातु का प्रत्यय परे होने पर ही विकर्ण प्रत्यय आता है। कर्तरी शब्द, दिवादिभ्य शन, सुधादिभ्य शह, ये सब गणों के अनुसार विकर्ण प्रत्यय आता है। सो आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर विकर्ण प्रत्यय नहीं आएगा। पर आर्ध धातु का प्रत्यय के पूर्व में कभी कभी एक इडागम होता है। आगम, आगम तो हम जानते हैं, आगम मतलब मित्रवत आगम। जो आगम टित आगम होगा, आद्यंत और टकित सूत्र से जो टित आगम स्थानीय के पहले आके बैठेंगे, तो ये जो ईट आगम है ये टित आगम है। ये जो टित आगम है आर्ध धातु का प्रत्यय के पहले आके बैठेंगे। हम्म। तो ये जो इडागम हमेशा नहीं होगा, कुछ स्थितियों में ये जो इडागम आएगा। ये जो इडागम का विषय आ, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, भू धातु, भू धातु से स्यति प्रत्यय, ये स्यति प्रत्यय के पहले इडागम आएगा, इसीलिए आपको कैसा रूप आता है, भविष्यति। भू धातु और स्यति प्रत्यय, और इधर सार्वधातु का अर्धातु का योग हो, सार्वधातु का अर्धातु का योग से गुण होगा, पर उसके अलावा इडागम आएगा। जो भविष्यति, जो इकार हम सुन रहे हैं, ये जो इकार किधर से आ रहा है, ये इडागम से आ रहा है। पठितुम, पट धातु और तुमन प्रत्यय, पर फाइनल रूप क्या है, पठितुम। ये जो इकार किधर से सुन रहे हैं, ये इडागम से आ रहा है। पर वक्तुम, वक्तुम में इधर इडागम नहीं है, इसलिए इकार नहीं सुनाई दे रहे हैं, तो इधर इडागम नहीं है, पठितुम में है। हाँ। और पठितः, पठित्वा, इधर इधर सब इडागम हुआ है। पर उक्त्वा, उक्त्वा में इडागम नहीं हुआ है। तो इस तरफ आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर आर्ध धातु का प्रत्यय को इडागम कुछ स्थितियों में होता है, कुछ धातुओं के लिए होता है, कुछ प्रत्ययों के लिए होता है। ये कब होगा इसको भी हम पढ़ेंगे। एटलीस्ट आप इडागम को आप देख सकते हैं, इडागम, इडागम होगा, इतना याद कर सकते हैं। हम्म। ये जो द्वितीय भाग के जो 11th लेसन, 11वें लेसन में इडागम के विषय में सभी सूत्र दिया हुआ है। और चतुर्थ उपांग है कि अतिदेश प्रकरण। अतिदेश सूत्र मतलब क्या है, किसी को याद है? अतिदेश सूत्र, सूत्र 6 प्रकार के हैं ना।
छह प्रकार के सूत्र क्या क्या है? संज्ञा सूत्र, हम्म। अधिकार सूत्र, हम्म। अ, अतिदेशिक सूत्र, अतिदेश सूत्र। उपदेश सूत्र, विधि सूत्र। हाँ विधि सूत्र, विधि सूत्र। नियम सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र और नियम परिभाषा सूत्र, सूत्र। परिभाषा, छह प्रकार के सूत्र। जी, तो एक प्रकार के सूत्र है अतिदेश सूत्र। अतिदेश मतलब क्या है? अतिदेश ओवर पावर करना। हाँ, जो जैसा नहीं है पर उसको ऐसा मानना है। हम्म, एक गुरु को एक प्रवचन देने के लिए जाना पड़ रहा है, पर गुरु बीमार हो गए, तो गुरु के स्थान पर शिष्य जाके वो प्रवचन दे रहे हैं। तो गुरु के स्थान पर शिष्य जा रहे हैं, इसीलिए गुरु को जो आदर मिलता है वही आदर उस शिष्य को ही दे रहे हैं। तो जैसे हम अतिदेश सूत्र पढ़े हैं, सार्वधातुकम अपित। अपित सार्वधातुक प्रत्यय को आपको नित्वत मानना है। हाँ, अपित सार्वधातुक प्रत्यय को नित्वत मानना है। तो नित्वत मानने से क्या होता है? गुण और वृद्धि का निषेध होता गुण विषय वृद्धि का निषेध हो जाता है। कौन सा सूत्र से? किंग सूत्र से गुण वृद्धि का निषेध हो जाता है। तो सार्वधातुकम अपित, अपित सार्वधातुक प्रत्यय को आपको नित्वत मानना है। ये अतिदेश सूत्र का उदाहरण है। तो अतिदेश सूत्र का इधर दो उदाहरण दिए हैं आर्धातुक प्रक्रिया में। एक उदाहरण देखिए, गांकुटादिभ्यो निनंगित। अतिदेश का प्रकरण किधर है देखिए। अतिदेश का प्रकरण प्रथम अध्याय के दूसरे पाद से शुरुआत होता है। गांकुटादिभ्यो निनंगित, इधर इधर से शुरू होके विजयेट विभाषोर नो हो, सार्वधातुकम अपित, ये सब अतिदेश का प्रकरण है। इसमें एक सूत्र देखिए, गांकुटादिभ्यो निनंगित। नित प्रत्यय को छोड़ के और नित प्रत्यय को छोड़ के, द नॉन नित एंड नॉन नित प्रत्यय अटैच टू द गांग आदेश। गांग आदेश that happens to the धातु इंग अध्ययने। धातु इंग अध्ययने इस धातु को गांग आदेश होता है। और कुटादिगण, कुटादिगण एक अंतर्गण है। तुदादिगण के अंदर कुटादिगण आता है। तो कुटादिगण के अंदर जो अंतर्गण है कुटादिगण, इन धातुओं को और इंग अध्ययन को, इन अध्ययन इन इस धातु को जब गांग आदेश होता है उस समय नित प्रत्यय और नित प्रत्यय को छोड़ के बाकी जो प्रत्यय है उन प्रत्ययों को आपको नित्वत मानना है। ये सूत्र का अर्थ है। ये एक अतिदेश सूत्र है। गांग कुटादिभ्यो निनंगित। गांग इति इंगादेशो गृह्यते। न, गांग ऐसा धातु भी है, गांग गतव ऐसा धातु भी है, पर ये गांग ये धातु धातु को नहीं कहता है। पर जो इंग अध्ययने इस धातु को गांग आदेश होता है, हाँ, उसको कहता है। और कुटादिगण के धातु कुटादयोपि कुट कौटिल्ये इत्येतद् आरभ्य यावत् कुंग शब्दे इति येभ्यो गांग कुटादिभ्यः परे आ,
परे को प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है। ङिणतः प्रत्यया ङितो भवन्ति, ङित्वत् भवति भवन्ति इत्यर्थः। ङित् प्रत्यय और णित् प्रत्यय को छोड़ के बाकी प्रत्ययों को आपको ङित्वत् मानना है। ये एक अतिदेश सूत्र का उदाहरण। तो आप पेज नंबर 96 97 में देखेंगे तो कुटादि गण के सभी धातुओं को बताया गया। कुटादि गण, कुटादि गण में क्या क्या धातु है उसको भी आप देख सकते हैं। अब देखिए, कुटादि गण के धातु, हम्म, इसमें जाएंगे तो आपको कैसे फिल्टर करना है। क्लिक हियर टू व्यू द फिल्टर्स। हाँ, अंतर्गण देखिए, अंतर्गण कुटादि गण किधर है? फर्स्ट लाइन में किरादी कुटादी। कुटादि देखिए, कुटादिगण के अंदर कुटादिगण एज चूज कर लिया। और 46 धातु है कुटादिगण के अंदर। तो कुटादिगण 46 धातु, क्लिक हियर। कुटादिगण के अंदर ये सब धातु है। तो इनमें रूप कैसे होगा? कुट धातु, हाँ, इसमें देखेंगे तो कुटादिगण के अंदर जो धातु है, कुट धातु के लिए कुटितव्यम। तो तुमुन प्रत्यय या तव्यत प्रत्यय, ये नित प्रत्यय और नित प्रत्यय से भिन्न है। तो इधर इन प्रत्ययों को आपको नित्वत मानना है। जब नित्वत मानेंगे, नित्वत मानने से क्या होगा? गुण वृद्धि निषेध होगा। गुण वृद्धि निषेध होगा, इसीलिए कुटितव्यम। हाँ, कोटितव्यम नहीं है, कुटितव्यम। हम्म। सो उदाहरण देखिए, 96 और 97 पेज में आ, गुता, गुतुम, गुतव्यम। जब ये तव्यत प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय, तास प्रत्यय, तास तुमुन और तव्यत, इन प्रत्ययों का उदाहरण दिए गए हैं। ये जब प्रत्यय नित और नित प्रत्यय से भिन्न है, अतः जब इन धातुओं के बाद इनको नित्वत मानना है। नित्वत मानने से धातुओं को गुण निषेध हो जाएगा। इसीलिए आपको गुता, गुतुम, गुतव्यम, उकार का गुण नहीं हुआ है। द्रुता, द्रुतुम, द्रुतव्यम, कुता, कुतुम, कुतव्यम, नुविता, नुवितुम, नुवितव्यम। इस तरफ ये अतिदेश सूत्र है। उसके अलावा देखिए, अगला अतिदेश सूत्र है विजय ईट। विजय ईट, ये प्रत्यय that gets an idagama is considered nit when attached to the धातु विज। विज धातु के लिए, स्पेसिफिक विज धातु के लिए, तुदादिगण के जो विज धातु से परे आने वाले सेठ प्रत्यय को नित्वत माने जाते हैं। तो जब प्रत्यय को इडागम होता है, उस प्रत्यय को क्या कहते हैं? सेठ प्रत्यय। स ईट, सेठ प्रत्यय। जब प्रत्यय को इडागम नहीं होता है, उसको अनिट प्रत्यय कहेंगे। हाँ, जब विज धातु को सेठ प्रत्यय लगता है, मतलब प्रत्यय को जब इडागम होता है, जब प्रत्यय को इडा, किन प्रत्ययों को इडागम होगा, किन प्रत्ययों को इडागम नहीं होगा, वो आगे देखेंगे। पर ये अतिदेश सूत्र है। विज धातु से जब आपको सेठ प्रत्यय मिलता है, उस सेठ प्रत्यय को आपको नित्वत मानना है। नित्वत मानने से क्या होगा? गुण निषेध होगा। इसीलिए आपको क्या रूप होगा? उद्विजिता, उद्विजितुम। तो इधर सेठ प्रत्यय है जो, क्योंकि इडागम है, उद्विजिता।
उद्विजितुम, उद्विजितव्यम। तो इधर गुण निषेध हो गया है, क्योंकि उसको ङित्वत मानने से नॉर्मली पुगंत लघुपदच्छेद सूत्र से जो वकारोत्तर इकार का गुण होना चाहिए, पर उसका गुण निषेध हो गया। उद्विजितुम, उद्विजितव्यम, ऐसा रूप हुआ है। जब सेठ प्रत्यय नहीं है, उधर तो ङित्वत नहीं मानना है, इसीलिए अ, आपको गुण हो जाएगा। इसीलिए उद्वेजनम, इधर ल्युट प्रत्यय है। उद्वेजनीयम, अणीयर प्रत्यय, अणीयर प्रत्यय ये अनिट प्रत्यय है, इसीलिए ङित्वत नहीं मानना है। इसीलिए आपको उगंत लघु जैसे गुण हो जाएगा। उद्वेजनीयम, उद्वेजनम, पर उद्विजितव्यम, उद्विजितुम, ऐसा रूप। और एक सूत्र देखते हैं, विभाषोर नो हो। ये स्पेसिफिकली ऊर्णुई धातु, ऊर्णु धातु, ऊर्णु धातु से परे आने वाले सेठ आर्ध धातु का प्रत्यय को विकल्प से ङित्वत मानना है, विकल्प से ङित्वत मानना है। तो इसीलिए क्या होगा, एक पक्ष में गुण होगा, दूसरे पक्ष में गुण नहीं होगा। हाँ, इसीलिए आपको दो रूप होगा। ऊर्णुविता, ऊर्णुविता, इधर आ, गुण नहीं किए हैं। हाँ, ये इसको ङित्वत मान के गुण नहीं किए हैं। और जब ङित्वत नहीं मानते हैं, ऊर्णविता, मतलब गुण होगा। ऊर्णु धातु को गुण होगा तो ऊर्णो, उसके बाद एचो यवा यावह, ऊर्णवित, ऊर्णविता। इस तरफ ये तीन सूत्र अतिदेश सूत्र हम देखे हैं। गांकुटादिभ्यो ङिनङित विजयिट विभाषोर नोहो। तो एक बार संक्षेप में बताता हूं, उसे हम समाप्त करेंगे। तो हम आर्ध धातु का प्रत्यय के, आर्ध धातु का प्रत्यय हमको कौन सा सूत्र से मिलता है? आर्ध धातुकम शेष है, इन सूत्र से। हाँ, जो सार्वधातुक से भिन्न धातु से होने वाले प्रत्यय को आर्ध धातु का संज्ञा मिलती है। और उसके अलावा दो सूत्र पढ़े थे, लिट छ और लिंगाशिषि। ये तीन सूत्र पढ़े हैं, आर्ध धातुकम शेष है, लिट छ और लिंगाशिषि। और उसके बाद हमने आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर जो धातु को आदेश होता है, उसका कुछ सूत्र पढ़े हैं। अस्तेर्बूहु ब्रुवो वचिहि चक्षिंह क्याय अजेर्य गयपोः आदेच उपदेशे शिति ब्रज्जो रोपदयो रमण्यतरस्याम अतो लोपः यस्य हलः और क्यस्य विभाषा कृपो रोलः। स्पेसिफिक धातु है, कुछ स्पेसिफिक धातुओं के लिए आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर कुछ आदेश होता है। कुछ आदेश उपदेशे शिति में शित भिन्न प्रत्यय परे होने पर येजंत धातुओं को आकार आदेश होता है। और तृतीय उपांग है इडागम। तो आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर इस प्रत्यय को इडागम होगा कुछ कंडीशंस में, उस कंडीशन का हम आगे देखेंगे। और चतुर्थ उपांग है अतिदेश सूत्र। अतिदेश सूत्र तीन सूत्र हम पढ़े हैं, गांग कुटादिभ्यो ङिनङित विजयिट और विभाषोर नोहो। तो इन सूत्रों को आप एक बार जो भी आज अध्ययन किए हैं उसको एक बार आप देख लीजिए, रिवाइज करना है। हम अगले कक्षा में हम चतुर्थ पाठ देखेंगे। चतुर्थ पाठ संक्षिप्त अंग कार्य, अंग कार्य से शुरू करें। कुछ प्रश्न है तो पूछिए। प्रभु जी, आपने हम्म। बोला कि जो तिंग और शित है, उनको छोड़कर सब प्रत्यय आर्ध धातुक होते हैं।
फिर कहा कि वो लिट च और लिंगाशीषी सूत्र से लिट लकार और आशीर लिंग लकार को भी आर्धधातुक संज्ञा होती है। या लिट फिर लकार और आशीर्लिंग लकार में तिंग प्रत्यय को ही आर्धधातु को संज्ञा। नॉर्मली तिंग प्रत्यय को सार्वधातु को संज्ञा, पर लिट लकार और आशीर्लिंग लकार में जो तिंग प्रत्यय आते हैं उसको आर्धधातु को संज्ञा ही होता है। तो फिर बाकी के जो लकार है लोट लोट, हम्म। मतलब वो सब लकार उनके तिंग प्रत्यय वो सार्वधातुक होंगे। या उनके तिंग प्रत्यय को सार्वधातु को संज्ञा ही होगा। पर लट लकार, लट लोट, लंग और विधिलिंग, इन चारों लकारों में धातु और सार्वधातु का तिंग प्रत्यय के बीच में आपको विकर्ण प्रत्यय आता है। इन विकर्ण प्रत्यय को आपको सार्वधातु की संज्ञा मिलती है, क्योंकि सभी विकर्ण प्रत्यय क्या है, शप या क्षण या श या श्नम, ये सब शित प्रत्यय है। इसीलिए इन चारों लकारों में सार्वधातुक प्रक्रिया ही होता है, क्योंकि विकर्ण प्रत्यय सार्वधातुक प्रत्यय है। आपको तिंग प्रत्यय भी सार्वधातुक प्रत्यय है। पर अ, अन्य लकारों में देखिए, अन्य लकारों में लिट लकार और आशीर्लिंग लकार में तिंग प्रत्यय ही आर्धधातुक संज्ञा हो जाता है, लिट छ और लिंगाशीषी सूत्र से। पर बाकी जो अन्य लकार है, मतलब लट लोट विधिलिंग लंग लकार को छोड़ के और लिट लकार और आशीर्लिंग लकार को छोड़ के अन्य लकारों में तिंग प्रत्यय को सार्वधातुक संज्ञा ही मिलेगा। पर उन लकारों में जो विकर्ण प्रत्यय आएगा, वो जो विकर्ण प्रत्यय तिंग प्रत्यय से भिन्न है और शित प्रत्यय से भिन्न है, उनको आर्धधातुक संज्ञा मिलेगा। उदाहरण देखिए, लुट लकार में स्यतासी लुटो हो, लुट लकार में तास विकर्ण प्रत्यय आएगा। ये जो तास विकर्ण प्रत्यय आर्धधातुकम शेषक सूत्र से आपको आर्धधातुक संज्ञा मिल जाएगा। लिट लकार और ऋण लकार में क्या विकर्ण प्रत्यय, स्यतासी लुटो को स्या विकर्ण प्रत्यय। स्या विकर्ण प्रत्यय ये तिंग भिन्न है और शित भिन्न है, इसलिए इस विकर्ण प्रत्यय को आर्धधातुक संज्ञा मिलेगा। तो इसीलिए इन लकारों में आर्धधातुक प्रक्रिया, क्योंकि विकर्ण प्रत्यय आर्धधातुक प्रत्यय है, पर तिंग प्रत्यय तो सार्वधातुक प्रत्यय ही है। अवगतम व? आम प्रभु जी। आपको समझ में आया रेणुका माता जी? जी प्रभु जी। तो लिट लकार और आशीर्लिंग लकार में तिंग प्रत्यय को ही आर्धधातुक संज्ञा मिलती है, और बट लिट लकार और आशीर्लिंग लकार में कुछ विकर्ण प्रत्यय नहीं आता है, धातु से डायरेक्टली आर्धधातुक प्रत्यय, जैसा आर्धधातुक प्रत्यय। हाँ, पर लुट लकार और लिट लकार, ऋंग लकार, इनमें तिंग प्रत्यय तो सार्वधातुक संज्ञा ही है, पर इनमें जो विकर्ण प्रत्यय है वो तिंग भिन्न और शित भिन्न है। हाँ, स्या और तास प्रत्यय। लुंग लकार में भी, लुंग लकार में भी जो तिंग प्रत्यय है, लकार के स्थान पर आने वाला तिंग प्रत्यय, उसको तो सार्वधातुक संज्ञा ही रहेगा। पर लुंग लकार में जो विकर्ण प्रत्यय आएगा, जैसे छली लुंगी, छली प्रत्यय, या छली को सिच आदेश होता है, ये जो विकर्ण प्रत्यय है तिंग भिन्न और शित भिन्न है, इनको आर्धधातुक संज्ञा होगा। इसीलिए लुंग लकार, लिट लकार, आशीर्लिंग लकार, लुट लकार, ऋंग लकार, लृट लकार, इन सब लकारों को हम आर्धधातुक प्रक्रिया में देख रहे हैं। और जब आर्धधातुक प्रत्यय होता है, उस समय कुछ कुछ कंडीशन में, कुछ सिचुएशन में इडागम होता है उस प्रत्यय को। तो इडागम का प्रकरण भी बहुत लंबा प्रकरण है। कब इडागम होगा, कब इडागम नहीं होगा, इडागम होने का सामान्य विधि क्या है, विशेष विधि क्या है, ये सब हम ग्रेजुअली हम देखेंगे। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।
तो अभी जो भी आज जो पढ़े हैं उन सूत्रों को एक बार रिवाइज कीजिए। रिवाइज नहीं करेंगे तो आप वो भूलते जाएंगे। हरे कृष्ण। समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आई उन रिल रक ये ओंग आई औच अयवर टलन यमगणनम झबै घटदश जब घटदश कप च ट त च ट तौ तपै षडसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।